Alright, so in this video we will see what are the applications of Kc and Kp. हम लोग ने अभी तक क्या देखा सर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा, हम लोग ने रिलेशनशिप बिटवीन Kc Kp देखा. लेकिन सर ये सब चीज़ों का यूज़ क्या है? Kc और Kp की वैल्यू अगर हमें पहले से दी जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसको हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे? दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन, द फर्स्ट एप्लीकेशन कि सर केसी की वैल्यू है, केपी की वैल्यू अगर हमें दी जाएगी तो उससे हमें पता क्या चलेगा? तो उससे हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता चलेगा कि वो रिएक्शन एकदम आगे निकल चुका है, शुरू होते ही खत्म हो गया है, या बीच में कहीं पे आके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है. तो सर केसी का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, ओके, केसी का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, या तो उसका वैल्यू बहुत कम है, या तो उसका वैल्यू बीच में है. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. बाकी वो जहाँ पे ए और बी में लिख रहा हूँ वहाँ पे आप दूसरे रिएक्टेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स लिख के वो रिएक्शंस को या एग्जाम्पल्स को कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं. बट राइट नाउ विल टेक इट एज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ए टू बी. ऑलराइट, नाउ इफ आई हैव अ रिएक्शन ए टू बी, इसका केसी का वैल्यू ऑफ कोर्स इज नथिंग बट बी अपॉन ए एज अ फॉर्मूला, राइट, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट इंडिकेट्स दैट बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और ए की वैल्यू बहुत कम होगी. दैट मीन्स जो मैक्सिमम रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में जा चुका है. ओके, तो मैक्सिमम कन्वर्जन हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कन्वर्ट और ख़त्म हो चुका है. सो व्हेन द केसी वैल्यू इज वेरी हाई, आई कैन से दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. ओके, और मतलब ऑलमोस्ट 80-90% जो ए था वो खत्म होके बी में कन्वर्ट हो चुका है. ओके, अगर उसी के बदले केसी की वैल्यू बहुत कम होती, ओके, अगर उसी के बदले केसी की वैल्यू बहुत कम होती तो सर वही फॉर्मूला वाज द सेम, बी अपॉन ए. फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो रहा है, पर केसी की वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि इस बार ए की वैल्यू ज्यादा है और बी की वैल्यू कम है. बराबर है ना? अगर आपका वैल्यू छोटा है फाइनल आंसर, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा. तो ए की वैल्यू ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ए कन्वर्ट होके बी में गया ही नहीं, हार्डली 10% 20% कन्वर्ट हुआ, बाकी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है. मतलब सर हार्डली एक 10-20% हुआ, मतलब हार्डली रिएक्शन शुरू ही हुआ था और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, इसलिए रिएक्शन ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाया, जिसकी वजह से केसी की वैल्यू काफ़ी कम रह गई. सो इफ द केसी वैल्यू इज वेरी लेस, यू कैन से दैट द रिएक्शन हार्डली स्टार्टेड. Okay, when I say very less, मतलब it is usually less than 10 raised to minus 3. And when I say it is very high, it is usually greater than 10 raised to 3. Okay. Sorry. So reaction is almost complete when the Kc value is greater than 10 raised to 3. The reaction has hardly started when the Kc value is very less, which is less than 10 raised to minus 3. Anything in between, the reaction is intermediate, which is good to go. ओके, हाउएवर इससे हमें एक और चीज पता चलती है, स्टेबिलिटी. ओके, दैट इज माय सेकंड एप्लीकेशन. मैं दोनों एक साथ ही कर देता हूँ. सो एप्लीकेशन नंबर 1 था एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. एप्लीकेशन नंबर 2 इज स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ओके, आपके सामने है, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स ए हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बी. ओके, मतलब बी का क्वांटिटी ज्यादा है, ए का क्वांटिटी कम है. अब ए बी में कन्वर्ट क्यों होगा? क्योंकि ए अपनी जगह पर स्टेबल नहीं है, इसलिए वो बी में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज बी इज मोर स्टेबल देन ए. तो जब केसी की वैल्यू ज्यादा है तो आप कह सकते हैं दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट इज लो. ओके, अगर ए कन्वर्ट होके बी में जा रहा है तो ए फटाफट कन्वर्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि ए अपनी जगह पर स्टेबल नहीं था, इसलिए वो बी में कन्वर्ट हो गया. ऑन द अदर हैंड, अभी आपको आइडिया आ गया मैं आगे क्या कहने वाला हूँ. केसी की वैल्यू जब कम है तो क्या हुआ? तो ए अपनी ही जगह पर रहा, ए की क्वांटिटी ज्यादा थी, ए कन्वर्ट होके बी में नहीं गया. अब ए कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वहां पे था, जहां पे था वहां पे स्टेबल था. ओके, वो अपनी जगह पर खुश था, इसलिए वो ज्यादा कन्वर्ट होके बी में नहीं गया, वो अपनी ही जगह पे रह गया.
तो अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है तो आई कैन से दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट इज हाई. Okay, so this is how you will identify. These are the two applications. आगे और देखने वाले हैं. ये first two applications है, extent of the reaction and stability of the reactants. All right, please write this down and we will see the next point. Now तीसरा application, one of the most important applications, यहाँ पे हम लोग एक नया term भी सीखने वाले हैं, is the direction of the reaction. कि Kc की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, पर उसके साथ साथ हम एक नया टर्म भी सीखने वाले हैं. ओके, द थर्ड एप्लीकेशन इज डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. लेकिन डायरेक्शन का आइडेंटिफाई या डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के पहले हम एक नया टर्म सीखते हैं. Kc का जो फॉर्मूला था फ्रॉम द ओरिजिनल लॉ ऑफ मास एक्शन was something like this: C raised to C concentration, D raised to D concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो. और यही सेम फॉर्मूला है Kc के एक और भाई का, उसका जुड़वा भाई है कॉल्ड QC. ओके, Kc एंड QC फॉर्मूला इज द सेम. सर अगर दोनों का फॉर्मूला भी सेम है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो Kc का जो नाम है, Kc का नाम क्या था अगर आपको याद हो? Kc का नाम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस बंदे का नाम है रिएक्शन कोशेंट. ओके, QC का नाम है रिएक्शन कोशेंट. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम में लिखा है, पहला तो एक कांस्टेंट है और वो इक्विलिब्रियम पे ही एस्टेब्लिश हो सकता है. हाउएवर QC इज रिएक्शन कोशेंट. और रिएक्शन क्या होता है? शुरुआत से लेके एंड तक, थ्रू आउट द प्रोसेस रिएक्शन तो चल रहा है, लेकिन शुरुआत से लेके एंड तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है क्या? द आंसर इज नो. इक्विलिब्रियम सिर्फ एक बार एस्टेब्लिश होता है पूरे रिएक्शन में. सही बात है, अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस. हाउएवर रिएक्शन कोशेंट आप कभी भी निकाल सकते हो. रिएक्शन के शुरू होने से लेके रिएक्शन के खत्म होने तक आप QC की वैल्यू कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन Kc की वैल्यू सिर्फ एक बार निकलेगी. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए अगर ये मेरा पॉइंट x है और ये मेरा पॉइंट y है, दिस इज माई रिएक्शन. इस तरफ जाना है मुझे x to y. ओके, अभी तो शुरू ही हुआ. x की वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा Kc का? y अपॉन x. ऑफकोर्स लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे 100 x मॉलिक्यूल्स थे और y के मॉलिक्यूल्स 0 थे रिएक्शन के शुरू होने पे. अब 5 मोल्स वहाँ चले गए, तो नाउ डू यू अग्री इट इज 5 and 95? तो एक वैल्यू मिल सकती है ना 5/95. बट क्या वो इक्विलिब्रियम हुआ? मे बी नॉट. फिर 5 मोल्स और चले गए, तो अभी यहाँ पे 10 और 90 हो गया, तो एक और वैल्यू मिल सकती है 10/90 वाली, 10/90 y/x. फिर 5 और चले गए, तो नाउ यू हैव 85 वर्सेस 15, तो अभी आपको 15/85 भी वैल्यू मिल सकती है. फिर 5 और चले गए तो 20/80 की भी वैल्यू मिल सकती है. 10 चले गए तो 30/70 की भी वैल्यू मिल सकती है. तो कितनी सारी वैल्यूज मिल सकती है? हर एक वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही है, तो ये बाकी सारी वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? दे आर नथिंग बट रिएक्शन कोशेंट. ओके, एक और बार इन केस इफ कुछ बच्चों को थोड़ा फास्ट लगा हो, तो से फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे x to y जा रहे हैं. ओके, इसका Kc एज वेल एज QC का वैल्यू सेम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x. ऑलराइट, मैंने यहाँ पे 100 से शुरू किया और यहाँ पे 0 थे, बट 100 से शुरू करके 5 मोल्स चले गए वहाँ पे, तो अभी यहाँ पे 95 बचे और यहाँ पे 5 हो गए. तो जो मेरा QC का वैल्यू होगा वो 5/95 हो सकता है. लेकिन क्या वो इक्विलिब्रियम है? मे बी नॉट, बिकॉज आई डू नॉट नो. रिएक्शन अभी भी चालू है. तो फिर और 5 चले गए, तो 90 और 10 हो गए यहाँ पे, तो इट विल बी 10/90. देन आई विल ऑल्सो हैव अनदर 5, तो इट विल बी 15/85. फिर 15 लोग भेज देता हूँ, तो इट विल बी 70/30. ओके, तो एक और वैल्यू आ जाएगी 30/70. तो आप इमेजिन करो आपके सामने यहीं पे बैठे बैठे 4 वैल्यूज आ गई है. एक 5/95, 10/90, 15/85, 30/70. पर क्या चारों वैल्यूज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है?
ऑफ कोर्स नॉट सर, चारों में से कोई एक वैल्यू, वो भी शायद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की होगी, तो इन दैट केस हम बाकी वैल्यूज को क्या कहेंगे, इन दैट केस हम बाकी वैल्यूज को कहेंगे रिएक्शन कोशेंट। सो रिएक्शन कोशेंट की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हमारा रिएक्शन है वो आगे जाने वाला है या पीछे आने वाला है। सर कैसे, लेट्स सी। ओके, बहुत ही सिंपल रखने वाला हूं मैं, नंबर लाइन में ही खेलेंगे हम लोग। ओके, लेट्स कंसिडर दैट ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये सेंटर है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर आपके रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आने वाला है। ओके, तो क्यूसी की जो वैल्यूज है वो 3 पोजीशंस ले सकती है इन दिस एंटायर नंबर लाइन। ओके, या तो क्यूसी यहाँ पे हो सकता है विच इज लेस देन केसी, या तो क्यूसी यहाँ पे हो सकता है विच इज ग्रेटर देन केसी, या तो क्यूसी यहाँ पे हो सकता है विच इज इक्वल टू केसी। तो 3 पॉसिबल पोजीशंस अपना क्यूसी ले सकता है पूरे नंबर लाइन में। बहुत ही सिंपल हम करने वाले हैं, कोई लोड नहीं है। यहाँ पे देखिए आप कि अगर मेरा रिएक्शन कोशेंट यहाँ पर है लेकिन मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, आगे, तो इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो अगर मेरी क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है तो मुझे पता चल गया है कि मेरा अभी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना बाकी है। ओके, सो इन दैट केस माय रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से ज्यादा हो गई लेकिन इक्विलिब्रियम तो पीछे छूट गया है, तो रिएक्शन को अभी पीछे आना पड़ेगा टू अचीव और एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, तो इट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर दोनों की वैल्यूज पहले से ही इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि सर इट इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। ओके, इट इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। सो सिंपल है, इफ इट इज लेस देन क्यूसी, सॉरी क्यूसी इज लेस देन केसी तो फॉरवर्ड जाएगा, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी तो बैकवर्ड आएगा, और अगर दोनों इक्वल है तो सर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अदर चैप्टर्स जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, हम ज़्यादातर केसेस में लॉ ऑफ मास एक्शन जब भी यूज होगा हम ज़्यादातर केसेस में क्यूसी यूज करेंगे। सर वाई क्यूसी? बिकॉज जितने भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन थर्मोडाइनमिक्स, इन केमिकल काइनेटिक्स एंड मेनी अदर चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, हमें नहीं पता है कि वो गिवन एग्जाम्पल जो दिया जाएगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा या नहीं। और क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, हमारा केसी यूज करना गलत होगा, क्योंकि केसी सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, हाउएवर हम क्यूसी रिएक्शन के दौरान कभी भी यूज कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। आप क्यूसी की वैल्यू कभी भी ले सकते हो, लेकिन केसी की वैल्यू सिर्फ एक ही बार ली जाती है। सो एज वी स्टडी द हायर चैप्टर्स जहाँ जहाँ पे इक्विलिब्रियम का या लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशन है, एज आई टोल्ड यू, हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा क्यूसी पे। और क्यूसी के बाद अगर आपको पता चल गया है कि यार ये रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पे है, तो आप क्यूसी को हटा के वहाँ पे केसी लिख सकते हैं। ओके, so these are the applications of the equilibrium constant, and in the next video we will talk about the Lee-Chatelier principle. Thank you.